ओके, तो एक मिनट, एक्चुअली मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक, कोशिश करते धीरे, थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको यहाँ पर कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से, हमारे ब्रेन में सब डिफरेंट हिस्से हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर एक कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए मेन एक गेट हो, उसके थ्रू ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटी, आप अलग अलग जगहों पे जा सकते हो। जैसे वो मेडिकल कॉलेज में जाना तो मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, आर्किटेक्ट, जिसमें भी जाना। सेम वैसे ही है, हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करने के लिए एक गेट बनाया गया। अब ब्रेन के कोई भी हिस्से में जाना है तो पहले उस गेट को खोलना जरूरी है, उस गेट कीपर से परमिशन लेनी जरूरी है, और वो गेट कीपर कौन है? थैलेमस। तो याद रखना, थैलेमस इज द गेट कीपर ऑफ द ब्रेन। सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन तक जा रही है तो उसको सबसे पहले कहाँ से निकलना पड़ता है, सबसे पहले किस हिस्से से निकलना होता है? दैट इज थैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये याद रखना है। और उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिले सेंटर। रिले का मतलब होता है कि पहले वहां रुक जाना, मतलब इंफॉर्मेशन समझो आ रही है नीचे से, समझो कि टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, विंटर सीजन है, टेम्परेचर चेंज हुआ, वो टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपकी बॉडी में उसकी इंफॉर्मेशन सेंस होगी, और वो सेंस होने के बाद किधर जाने वाली है? ब्रेन में। तो ब्रेन में वो जाके एक जगह रुक जाएगी। कहाँ पे रुक, कौन रोक देगा उसको? थैलेमस। थैलेमस उसको रोक देगा, पूछेगा, ठीक है, थैलेमस वहां पर उस इंफॉर्मेशन को रोक देगा, और फिर हाँ, उसको पूछेगा भाई कहाँ से आया इन्फॉर्मेशन, तो वो बताएगा कि मैं टेम्परेचर चेंज वाले इन्फॉर्मेशन। तो फिर वो थैलेमस उसको बताएगा कि भाई ये वाले हिस्से में जा, ये वाले हिस्से में जा, वहां पर टेम्परेचर सेंस होने वाला है। जैसे गेट कीपर, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में जाओगे, अब वो यूनिवर्सिटी में इतनी सारे अलग अलग ब्रांच है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मेडिकल कॉलेज है, कौन सा एमबीए कॉलेज है? कौन बताने वाला? गेट कीपर। अब ये मत बोलना कि उधर नाम लिखा रहेगा, मैं ये सब नहीं सुनने वाला, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मेन इसके पीछे लॉजिक समझा रहा हूँ। तो ऐसा ही सेम है, तो थैलेमस उसको रोक देगा, पूछेगा भाई कहाँ से आया, तो वो बताएगा कि मैं ये वाले इन्फॉर्मेशन हूँ, तो थैलेमस उसको डायरेक्शन देगा कि भाई ये वाले हिस्से में जा, तो वहां पर टेम्परेचर सेंस होगा। ये सब काम थैलेमस को दिया गया। तो वहां पर इंफॉर्मेशन को रोक देना, उसको बोलते हैं रिले करना। इंफॉर्मेशन रिले हो रही है वहां पर, तो रिले सेंटर, हमारे ब्रेन का रिले सेंटर कौन है? थैलेमस। सारी इंफॉर्मेशन को वहां से होकर जाना पड़ता है, ठीक है, थ्रू द थैलेमस। It is called the relay center as it transmits all the sensory impulses except those of olfactory. याद रखना, स्मेल को रिले के थ्रू होने की जरूरत नहीं। रीजन इज वेरी सिंपल। आपको पता है मैंने आपको क्या बताया था? ब्रेन है, ये ब्रेन की एकदम आगे की तरफ, यहाँ पर ऐसे दो लोब होते हैं, वो ऑल्फैक्शन के लिए। वो किसके लिए? ऑल्फैक्शन। तो ऑल्फैक्शन तो वैसे भी डायरेक्ट जा सकता है, ऑल्फैक्शन तो वैसे ही डायरेक्ट जा सकता है, उसको थैलेमस से होके जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसको थैलेमस से होके जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ याद रखो कि जितने भी सेंसरी इंपल्स है उनको सबसे पहले किसके थ्रू जाना होगा? थैलेमस। तो थैलेमस को क्या बोलते हैं? रिले सेंटर, है ना। देखो लिखा है कि इट इज कॉल्ड द रिले सेंटर एज इट ट्रांसमिट ऑल द सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट दोज ऑफ olfactory, that is smell, to the cerebrum, gatekeeper of the cerebrum, connecting the anterior lateral ventricle to the iter posteriorly। ये कहाँ से क्या क्या लिख दिया है? गेट कीपर ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, ओके। द नैरो कैविटी ऑफ द डायनसिफेलॉन इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल और डायोसिट। मैं बताता हूँ वो क्या है, ठीक है, भाई। इट कनेक्ट्स एंटीरियरली, it connects anteriorly to the two lateral ventricle by a simple opening called foramen of Monro, and posteriorly to the fourth ventricle or metacele through a narrow duct of sylvius or iter। okay. कुछ भी नहीं है, इन्होंने पूरा कंफ्यूज करके एक साथ खिचड़ी पका रखी। मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना याद रखो,
मैंने आपको क्या बताया, डायनसेफेलॉन के बारे में क्या क्या याद रखना है उतना सुनो। पहले तो उसके पार्ट्स याद रखने जो आपको अच्छे से आते हैं, है ना। ऊपर की तरफ फीनियल ग्लैंड है, नीचे की तरफ सब बताया वो सब। फिर आप याद रखोगे थैलेमस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हेवन क्यूटर कमीशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखोगे, डायनसेफेलॉन का लोकेशन क्या है, किधर सिमिलरली वो नीचे भी किसी से कनेक्टेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में एक गैप, एक कुछ तो कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, आइटर। उसको क्या बोलते हैं, आइटर। उसके दो नाम है, आप आइटर भी बोल सकते हो, वो ईटर नहीं है, आइटर है, ठीक है। आइटर, और उसको हम डक्ट ऑफ सिल्वस भी बोलते हैं, उसको हम सेरिब्रल एक्वाडक्ट भी बोलते हैं। तीन तीन नाम है, आइटर, डक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये सब ध्यान रखना बस, मोर देन इनफ। और फोर्थ वेंट्रिकल का एक नाम है, दैट इज मेटासील। अब कहां पर है फोर्थ वेंट्रिकल, वो अभी तक नहीं आया, मैं थोड़ी देर में वो भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इतना ध्यान रखना। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला, समझ में आया? यस सर, यस सर। तो आपका होमवर्क है ये कि आप डायनसेफेलॉन के, आप एक क्वेश्चन लिखोगे मेरे लिए, हेडिंग डालोगे डायनसेफेलॉन, सिर्फ इतना ही है, हेडिंग इज डायनसेफेलॉन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एक हेडिंग डालोगे लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके अंदर उसका पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायनसेफेलॉन। आपको डायनसेफेलॉन के बारे में जितना भी आता है वो आप पूरा एक पेज पे लिखोगे। ये मेरा होमवर्क है, ठीक है। और ये करने के बाद आप इसको सबमिट करोगे किसको, जो भी आपके वहाँ पर जो टेस्ट और ये सब चीज़ों को संभालता है, कौन है वहाँ पर, टेस्ट कौन संभालता है, मुझे ये बता दो सर। किसको भेजते हो आप टेस्ट के पेपर्स? जतिन सर। जतिन सर को, ठीक है। तो जतिन को मैं बोल दूंगा, तो आप जतिन को ये सब भेजने वाले हो। जिसका नहीं आया ना, मैं उसको अगले क्लास में नहीं लूंगा, ठीक है। जतिन ये सारी चीजें मुझे फॉरवर्ड करेगा, सबका आना चाहिए, मुझे चाहिए ये, ताकि ये इसलिए लिखवा रहा हूँ आपके फायदे के लिए, और इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी लिखी हुई है। आप अगर उसको एक फॉर्मेट में लिख लोगे ना, तो आसानी हो जाएगी, वही आप पढ़ के एग्जाम में लिखो। जो मैंने अभी आपको समझाया, आपको जितना समझ में आया उसको आपको लिखना है। सारी चीजें जो मैं समझाई वो आपको लिखनी है डायनसेफेलॉन के बारे में, जितना भी आपको आता है। आपको कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ से लिखना, इसके देख के लिखना है, नहीं, आपको बिना देख के लिखना है। पहली बात तो ये, जितना आपको समझ में आया उतना लिखना है। देख के लिखोगे ना, मुझे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा यही होमवर्क नहीं है, इसके अलावा और आप और किसके बारे में लिखोगे? एक मिनट, हाँ, इसके अलावा आप ये टेबल ये लर्न करोगे, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पहले, और फिर इसको भी बिना देख के लिखोगे। हेडिंग डालोगे ब्रेन, ब्रैकेट में लिखना एनसेफेलॉन, ठीक है। उसके बाद फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसके सारे हिस्से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपको वन टाइम लिखना है। बट पहले पढ़ोगे और फिर बिना देख के लिखोगे। चाप के लिखोगे तो मेरी कोई कोई ठीक है, आपकी मर्जी, मैं आपके लिए ही बोल रही सब, आपके लिए ही बोल रहा हूँ। अगर आप कॉपी करके भी लिख रहे हो, मैं तो वैसे भी नहीं देख सकता, ये आपके ऊपर है अभी, ठीक है। ये एक लिखोगे, फिर ये वाला लिखोगे, वाला, ये जो टेबल है ये भी आप पढ़ोगे और बिना देख के लिखोगे, नर्वस सिस्टम के बारे में। फिर चौथा, नोट कर लो चाहिए तो, ठीक है। फिर आप CSF के बारे में लिखोगे, पढ़ लो एक बार CSF के बारे में, पहले जितना पढ़ाया है वो पढ़ लो, और जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं वो सब आप CSF के बारे में लिखोगे। पांचवा, आप मेनिंजेस के बारे में लिखोगे, मेनिंजेस के बारे में। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, मैं आपको भेज ही देता हूँ। आपको ये अभी के अभी नहीं देना है, डोंट वरी, ठीक है। ये आप कब दोगे? मेरे नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसके पहले, एटलीस्ट उसके पहले पहले मुझे चाहिए। मैं तो बोलूंगा आपको कि अभी लिख लो, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि अभी आपको फ्रेशली याद है, आप फटाफट लिख लोगे, वरना छाप के लिखना पड़ेगा। आपकी मर्जी, पहला मेनिंजेस,
पार्ट्स ऑफ ब्रेन, उसके बाद नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसके बाद CSF, उसके बाद डायनसेफेलॉन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख लेना मेरे लिए ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, जितना आपसे होगा उतना कर लेना, बट मुझे चाहिए ये। अगला लेक्चर वैसे भी इतना जल्दी तो होने वाला नहीं है, उतने में इतना तो कर ही सकते हो, और सब वन टाइम ही लिखना है, कोई आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सब आपको वन टाइम जितना आपको आता है उतना लिखना, प्लीज छाप के मत लिखना, वरना लिखना ही मत, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको लेक्चर में नहीं लूंगा, ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, बट मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप बिना देख के लिखोगे अगर तो ही मुझे लिख के भेजना, अदरवाइज मत भेजना। हाँ हाँ, पढ़ो फिर बिना देख के लिखो जितना आपको आता है। अगर मेरे को किसी के भी दो आंसर सेम दिखे, आप भेज रहे हो उसमें से अगर किसी के सेम सेम दिखे, इसका मतलब छाप के लिखा है। मुझे छापने वाला काम नहीं चाहिए, ये आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको ये हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़नी पड़े जिस तरह से इन्होंने दिया है। आप जो लिखोगे वही आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप बिना देख के लिख रहे इसका मतलब आप एग्जाम में भी रिकॉल कर लोगे। समझ में आया क्या करोगे? यस सर। ये आपका होमवर्क है। जो लोग बिना देख के लिखने वाले, प्लीज तो ही लिखना, अदरवाइज देयर इज नो नीड, जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं अगर आप नहीं भी लिख रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। मैं जतिन को बोल दूंगा, तो ये आपका काम है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या दिया है, एक मिनट मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये मैं एज इट इज भेज दूंगा। वेंट्रिकल्स के बारे में भी लिखोगे, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। वेंट्रिकल्स के बारे में क्या लिखोगे? पहली बात तो वेंट्रिकल्स क्या है, कैविटीज है ना। फिर कितने वेंट्रिकल्स है? टोटल 4 वेंट्रिकल्स है, ये लिख लेना। फिर क्या लिखोगे? पहले वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? सेरिब्रम में, है ना, सेरिब्रम में। उनको क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स। उनको क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स, है ना, एक राइट हेमिस्फीयर में, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में। फिर उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है? डायनसेफेलॉन में, उसका नाम क्या है? डायोसील। तो लेटरल वेंट्रिकल और डायोसील आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मॉन्रो। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल है, कहाँ लोकेशन है मैं बता दूंगा, डोंट वरी। फोर्थ वेंट्रिकल है। फिर फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ आइटर, डक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरिब्रल एक्वाडक्ट। फिर वेंट्रिकल्स के अंदर कौन है? CSF। फिर उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यूस एज सेंट्रल कनाल इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। खत्म। समझ में आया मैंने क्या बोला? इतना तो लिख ही सकते हो कुछ। समझा कि वापस रिपीट करूं? यस सर। इससे आपको ही फायदा यस होगा। सर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बुक पढ़ना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल काम है। मेरे हिसाब से तो बुक पढ़ना, या फिर जो भी इसके नोट्स भी आएंगे वो क्लासेस से मिल रहे होंगे, वो नोट्स भी इसी से ही बने होते हैं। कौन से वो लोग अलग से बनाते हैं? वो इसी में से बनाएंगे, और वही सब यही सब हिस्ट्री की तरह लिखा हुआ रहेगा उसमें। तो बेटर है कि आप खुद बनाओ, वही लिखो, ठीक है। सर बोलो। एनसीईआरटी से पढ़ के लिखा तो चलेगा? एनसीईआरटी से पढ़ भी लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में इतना दिया ही नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ो साइड में, बट एनसीईआरटी से मत लिखो फिलहाल, क्योंकि फिलहाल हमारा जो मेन एम है ना, वो अभी फिलहाल तो बोर्ड्स है। एनसीईआरटी पढ़ो, साइड में पढ़ के रखो ना, इजी है, बहुत इजी है। अगर ये पढ़ लोगे ना, एनसीईआरटी कुछ भी नहीं, कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, इतना कुछ नहीं लिखा है, इतना सब कुछ आपको वहां पर ये सब नाम देखने मिलेंगे ही नहीं इतने सब। उसमें से पढ़ लो, बट उसमें से लिखो मत, क्योंकि बोर्ड्स में आपको लिखना है, और लिखना तो इसी बुक से पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल ही नहीं दिया है। बट हाँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको नीट एग्जाम देनी है तो आप एनसीईआरटी साथ में पढ़ते रहो, और उसमें कोई भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, कोई वर्ड मिल जाए, तो डेफिनेटली मुझे बताओ कि हाँ सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, तुरंत एनसीईआरटी ओपन कर दूंगा, मेरे पास है ही, ऐसे जैसे ये पढ़ा रहा हूँ वैसे एनसीईआरटी खोल दूंगा और आपको समझा दूंगा कि ये पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज समझा दीजिए। ऐसे फायदा हो जाएगा आपका, नीट वालों का। और वैसे भी मैं जब नीट लूंगा तो आपको वापस पढ़ाऊंगा ही, बट अगर आप साइड में अभी पढ़ना चालू कर दोगे ना, तो उसको पढ़ाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाक से हो जाएगा, आपको भी फायदा,
इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। और एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर तो खाली उसको बार बार रीड करने की जरूरत है। एक बार समझ में आ गया तो फिर क्या रीड ही तो करना है, 5-6 बार रीड करना पड़ेगा ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहे। क्योंकि नीट में पढ़ के सब जाते हैं, फिर स्कोर क्यों नहीं करते? क्योंकि भूल जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं वो लोग, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं लास्ट मोमेंट में। स्ट्रेस क्यों आता है? पढ़ाई नहीं की इसलिए, उसी का तो स्ट्रेस रहता है। अब आप देख लो, मैं अपने कुछ स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको है ना एग्जाम्स में अभी फिलहाल, डरना नहीं है, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सब कुछ। उसको 600 स्कोर आ रहा था, 720 में से 600 स्कोर आता है हमेशा टेस्ट में, हमेशा 600 या इतना अच्छा अच्छा स्कोर कर रहा था। 600, कभी 580, कभी 570, ऐसा स्कोर कर। और अभी नीट एग्जाम में 450 लेके आया। ऐसा क्या हो गया? लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ा गया होगा वो। आता उसको सब है। नीट में हर एक जितने भी लोग बैठते हैं ना, सबको तो मैं नहीं बोलूंगा आता है, कुछ लोग तो ऐसे ही एग्जाम देने जाते हैं, बट बहुत सारे लोगों को आता है, बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। रीजन क्या है? लास्ट मोमेंट पे डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हुआ तो आपका कितना भी प्रिपरेशन हो, डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में उतना। आप जितना आपने पढ़ा उतना आपको उसका उतना मिलने वाला नहीं है। आपके एफर्ट्स पूरे वेस्ट चले जाएंगे। और डर कब लगता है? जब आपने पढ़ाई नहीं की। इसलिए अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, फायदा है। तो यही मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी साइड में पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, तो एनसीईआरटी से मत लिखना प्लीज, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना सब नहीं दिया है। इसलिए लिखोगे आप यही जो मैंने आपको अभी सब बोला है, यही आपको लिखना है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलॉन, बता चुका हूँ। इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होता है बायोलॉजी में। कभी भी किधर भी ब्लड वेसल ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? मैसेज, एनीवन? अगर कहीं पे ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होती है उस एरिया को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? किसी को पता है? ये मैंने अभी लिखा है, हाईली वैस्कुलर। ठीक है, ब्लड वेसल से रिलेटेड वर्ड होता है वैस्कुलर। वैस्कुलर अगर कहीं पे भी लिखा है ना तो समझ जाओ वहां पर ब्लड वेसल ज्यादा है। ठीक है, तो ये लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि हाइपोथैलेमस इज हाईली वैस्कुलर ऑर्गन या हाईली वैस्कुलर पार्ट। ठीक है, वहां पर एक एक एरिया जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। वापस नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं और उस ब्लड वेसल का एक पार्ट है ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। ठीक है, फिर भी अगर आपको जानना है तो आपको मैं थोड़ी देर आगे में बता दूंगा। ठीक है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन क्या है? हेल्प्स इन द फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द हार्मोनल कंट्रोल। परफेक्ट, क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। इट मेंटेन्स द होम्योस्टासिस, इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। हाँ, ये सब ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस का काम क्या है, होम्योस्टासिस का। होम्योस्टासिस आपको पता ही है क्या है ना? बॉडी को हमेशा नॉर्मल लेवल पे रखना है, टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना बॉडी का। ठीक है, बॉडी में हर चीज को एकदम मेंटेन लेवल पे रखना है। बॉडी में चाहे जो भी है, हमारे बॉडी में जो भी सोडियम का अमाउंट है, जो भी पोटेशियम का अमाउंट है, जो भी ग्लूकोज का अमाउंट है, उसको नॉर्मल रखना है। ये सब काम हाइपोथैलेमस का। इंटरनल इक्विलिब्रियम उसी को बोलते हैं, इंटरनल इक्विलिब्रियम, है ना? बॉडी का हमेशा उसको इक्विलिब्रियम पे रखना, इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड इनवॉलेंट्री बिहेवियर कंट्रोल। इनवॉलेंट्री बिहेवियर कंट्रोल, ठीक है, हाल ज्यादा फिर भी नहीं है, भले ही इन्होंने लिखा है इनवॉलेंट्री बिहेवियर कंट्रोल, बट इनवॉलेंट्री बिहेवियर कंट्रोल का काम सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर किसका है? मेडुला का। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अरे यार बहुत सारी चीजें लिख सकते थे, वो तो लिखा ही नहीं है, लिखा है लगता है, और भी बहुत सारी चीजें। याद रखना, हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, ये सब उधर है। आपको भूख लगती है, उसका सेंटर कहाँ है? हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया ना, भूख ही नहीं लगेगी, प्यास ही नहीं लगेगी, तो इंसान कमजोर होते होते ऐसे ही मर जाएगा। खाएगा ही नहीं तो कैसे? और उसको भूख लगेगी ही नहीं। ठीक है, आप आपको ये सब चीजें फनी लगती होगी, ऐसा होता भी है क्या? होता है, क्योंकि अभी हम बहुत लकी है कि हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट है, हर चीज एकदम परफेक्ट है। आप समझ नहीं सकते हो कि क्या क्या है हमारी बॉडी में। एक भी डिफेक्ट हुआ ना तो गए काम से, कोई लाइफ खराब हो सकती है। ठीक है, ये तो उनको ही पता है जो लोग पेशेंट्स को देखते हैं, डॉक्टर्स लोग को ज्यादा पता होता है। ठीक है,
ओके उसके बाद देखो लाइक इन द सेरिब्रम द हाइपोथैलेमस आल्सो कंटेन्स हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, वहां पर भी न्यूक्लियाई है इन इट्स व्हाइट मैटर, ठीक है, with neurosecretory cells involved in the production of hormones oxytocin and vasopressin, बराबर। देखो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है, इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि हाइपोथैलेमस का काम है टू प्रोड्यूस टू हार्मोन्स दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इसका काम क्या है ऑक्सीटोसिन का और वेसोप्रेसिन का, ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, ठीक है। फीमेल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा बहुत बता देता हूँ, प्रेगनेंसी के बाद एक टाइम आती है कि उसको लेबर पेन चालू होता है, पेन होना चालू होता है, राइट। वो पेन किस वजह से आता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। अगर किसी फीमेल में अगर ऑक्सीटोसिन की कमी है ना, उसको लेबर पेन ही नहीं आएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर लेबर पेन नहीं आ रहा तो ऐसे में डॉक्टर लोग को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है फीमेल को बाहर से, ताकि उसको लेबर पेन जनरेट हो, क्योंकि अगर लेबर पेन जनरेट होगा तो ही बच्चा बाहर आ सकता है। तो ये सब ऑक्सीटोसिन का काम, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। मिल्क लेट डाउन मतलब मिल्क बनाना इसका काम नहीं है, फीमेल के अंदर जो मिल्क, बच्चा बाद में बच्चा हो गया उसके बाद उसको लैक्टेट करना पड़ता है, राइट, लैक्टेशन, उसको मिल्क प्रोवाइड करना होता है मदर को। तो वो जो मिल्क बाहर आ रहा है, मैं वापस बोल रहा हूँ, मिल्क बाहर आना ऑक्सीटोसिन का काम है, मिल्क बनाना इसका काम नहीं है। मिल्क बनाना प्रोलैक्टिन का काम है, एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, वो मिल्क बनाता है, बट वो मिल्क बना के अंदर स्टोर करता है। वो मिल्क का बाहर निकलना, मिल्क का बाहर निकलना ऑक्सीटोसिन का काम। कैसे निकलता है, बच्चे की वजह से। बच्चा जब सबसे पहले सक करता है, बच्चा जब फीमेल ब्रेस्ट को सक करता है, उस सक के वजह से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, और उस रिफ्लेक्स की वजह से तुरंत बॉडी में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, और ऑक्सीटोसिन जैसे ही सीक्रेट होता है मिल्क बाहर आता है। इसलिए इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन नहीं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इसलिए इसको पिट्यूसिन भी बोलते हैं, पिट्यूसिन भी नाम है इसका, जान दो इतना डिटेल नहीं। वेजोप्रेसिन नाम से ही पता चलता है, वेजो मींस क्या होता है, ब्लड वेसल, समझाया था मैं, वेजो वैस्कुलर, सब ब्लड वेसल से रिलेटेड। प्रेसिन मतलब वेसल्स को प्रेस करेगा, ये ब्लड वेसल को प्रेस करना इसका काम है। ब्लड वेसल को प्रेस करेगा तो क्या होगा, आप ही सोचो। अगर आप सोचो कि अगर आप किसी गार्डन में पानी दे रहे हो पाइप के थ्रू, और उस पाइप को आप प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली पानी बहुत ज्यादा जोर से निकलेगा, फोर्स बढ़ जाएगा या प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली वेसोप्रेसिन का काम क्या है, अगर वेसोप्रेसिन हमारे बॉडी में सीक्रेट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर किसी कारण की वजह से कम हो गया, अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो हो गया अचानक से, तो हमारी बॉडी में ना सारी मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो भी उसके लिए मैकेनिज्म है, कम होता है उसके लिए भी मैकेनिज्म, सब चीज़ों के लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज्म। हर चीज़ अगर कुछ भी खराब होता है ना, हमारी बॉडी पूरा ट्राई करती है उसको ठीक करने की, बट अगर फिर भी नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही आउट कंट्रोल आउट ऑफ, तो फिर बीमारी होती है। अपनी हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है उस डिफेक्ट को ठीक करने की, बट अगर फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है डिफेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर वो बीमारी सामने आती है। तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है। बॉडी में किसको पता चलता है, हाइपोथैलेमस को। क्यों, क्योंकि ब्रेन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, हमारे हाइपोथैलेमस में सेंसर्स लगे हुए। आपने जरूर बाहर सेंसर्स देखे होंगे, ब्रेन में भी सेंसर्स है, बहुत सारे सेंसर्स है पूरे बॉडी में, दुनिया भर के अलग अलग सेंसर्स है। हाइपोथैलेमस में एक सेंसर है जो प्रेशर को समझ सकता है। तो ब्लड जब फ्लो कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा, अरे ब्लड प्रेशर ज्यादा है, अरे ब्लड प्रेशर कम है। तो जब उसको पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर कम है, ऑटोमेटिकली वो किसको सीक्रेट कर देगा, वेसोप्रेसिन को। इससे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब ब्लड वेसल प्रेस हो जाएगी, और उसके वजह से ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा। यही काम नहीं है इसका एक और काम है। इनफैक्ट इसका एक और फेमस नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम सुनो अच्छे से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन बहुत ज्यादा आना, बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा है, दैट इज नोन एज डायूरेसिस। कौन करता है ऐसा, कॉफी। आप ज्यादा कॉफी पी के देखो, यूरिन बहुत बार आएगा। क्यों, क्योंकि कॉफी इज अ डायूरेटिक सब्सटेंस। कॉफी एक डायूरेटिक सब्सटेंस है, वो डायलिसिस कॉज करता है, बहुत ज्यादा यूरिन पास करे। तो अगर किसी इंसान में, ये हार्मोन का काम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब है
कि ये यूरिन को नहीं आने देगा। अब क्यों कर रहा है बॉडी ऐसा? अगर किसी के बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो रहा है, समझो किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गई, किसी को बहुत ज्यादा जॉन्डिस, सॉरी जॉन्डिस बोल रहा हूँ, डायरिया हो गया, तो बॉडी में बहुत सारा पानी चला जाएगा। या फिर आप सोचो कोई अगर बहुत ज्यादा डेजर्ट एरिया में, समझो तो डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट होता है, तो सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा स्वेटिंग आएगी, और स्वेटिंग की वजह से बहुत सारा पानी लॉस हो रहा है। हमारी बॉडी पानी लॉस होना नहीं सहन कर सकती। अगर बहुत ज्यादा पानी लॉस हो रहा है मतलब बॉडी डिहाइड्रेटिव स्टेज में जा रही है, डिहाइड्रेशन के स्टेज में जा रही है, तुरंत बॉडी में हाइपोथैलेमस सेंस कर लेगा वापस। जैसे हाइपोथैलेमस सेंस करेगा वो रिलीज करेगा वेसोप्रेसिन को, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा, ये जाके किडनी में एक्ट करेगा। ये जैसे ही किडनी में एक्ट करेगा यूरिन बनेगा ही नहीं, और अगर यूरिन बनेगा भी तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा। इनफैक्ट आपने खुद ने नोटिस किया होगा, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो आप बायोलॉजी के हिसाब से लो। आपने नोटिस किया होगा जब कभी भी क्लाइमेट हॉट होता है यानी समर सीजन होता है, आपने नोटिस किया होगा यूरिन काफी येलोइश आता है। क्यों ऐसा? येलोइश कैसा है? और अगर आप विंटर सीजन में देखोगे, विंटर सीजन में देखोगे, या फिर आप ऐसा नोटिस करो कि किसी दिन आपने ज्यादा पानी नहीं पिया है, हालांकि इतना किसी ने नोटिस नहीं किया, पर अगर नोटिस किया हो आपने पानी नहीं पिया है, पूरे दिन से सुबह से पानी नहीं पिया है बराबर, आप देख लेना तो यूरिन एकदम आपको येलोइश कलर का आएगा या डार्क आएगा। और अगर आप सुबह से बहुत पानी पी रहे हो, बहुत पानी पी रहे हो, आप देखना पानी आपका यूरिन एकदम क्लियर वाटर की तरह आने वाला है। या विंटर सीजन में आप देख लो यूरिन एकदम वाटर की तरह आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि समर सीजन में हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारा वाटर लॉस कर देती है विद स्वेटिंग की वजह से। तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी लॉस हो रहा है, तो अभी बॉडी उसको क्या करेगी, पानी को सेव करने की कोशिश करेगी। कैसे सेव करेगी? यूरिन को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, यूरिन में कम से कम पानी जाने देगा वो, और यूरिन में अगर कम से कम पानी जाएगा तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा ना, तो येलोइश यूरिन ही आएगा। तो ये सब वेसोप्रेसिन के कंट्रोल में होता है। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम याद रखना एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक है। हमारी बॉडी बहुत जबरदस्त इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई है। आप यहाँ पर बायोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग है, बहुत सुपर्ब इंजीनियरिंग है। जिन्होंने भी बनाई, गॉड या फिर नेचर, जिन्होंने बनाई बहुत ही सुपर्ब तरीके से बनाई हुई है, बहुत सुपर्ब इंजीनियरिंग करके बनाई हुई है। सब कुछ इतना परफेक्ट है, सब सेंसर्स वेंसर्स इतने परफेक्ट लगाए हुए हैं बॉडी में। ठीक है, तो जब ये वापस आएगा तब मैं नहीं समझाने वाला आपको ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, बहुत फास्ट समझाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ समझा चुका हूँ आपको ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के बारे में। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद हाइपोथैलेमस, मैं आपको बता, हाइपोथैलेमस आपको बता चुका, हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, दो हार्मोन ये बनाता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, हमारी पूरी बॉडी का हार्मोनल कंट्रोल इसी के हाथ में, पूरा हार्मोनल कंट्रोल इसी के हाथ में। जितने भी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं उसका मैसेज ये भेजता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हार्मोन बनाता नहीं है, हार्मोन बनाने का मैसेज ये भेजता है। ठीक है, हार्मोन ये बनाता है, बट कौन से हार्मोन बनाता है? ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, हार्मोन बनाने का मैसेज ये भेजता है, और वो मैसेज किसके थ्रू जाता है? वो भी हार्मोन के थ्रू ही जाता है। मतलब ये एक तरह का हार्मोन ही बनाता है। वो हार्मोन एक मैसेज होता है जो दूसरे ऑर्गन के पास जाता है, और दूसरा ऑर्गन उस मैसेज को पढ़कर एक्चुअल हार्मोन बनाता है। ध्यान से समझना क्या है, मैं पूरा समझाता हूँ, बट हमारे पास टाइम इतनी नहीं है। जितनी देर भी हुआ ठीक है, जैसे ही रुकेगा आपको वापस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, समझो। अभी देखो मैंने समझा ही देता, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये टारगेट ऑर्गन है, दिस इज टारगेट ऑर्गन। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर कंसेप्चुअल है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज हाइपोथैलेमस। अब देखो क्या होता है। हाइपोथैलेमस एक तरह का हार्मोन बनाता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है?
स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एक मिनट, रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी, रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटिंग हार्मोन। देखो जब कभी भी आपको किसी हार्मोन के लास्ट में ऐसा दिखेगा ना, रिलीजिंग वर्ड दिखेगा, रिलीजिंग और इनिबिटिंग, तो समझ जाना वो हार्मोन एक्चुअली किसने बनाया, हाइपोथैलेमस। ये ट्रिक है, याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये हार्मोन हाइपोथैलेमस ने बनाया है, ये मैसेज के फॉर्म में पिट्यूटरी के पास जाता है। पिट्यूटरी फिर एक हार्मोन बनाता है और वो हार्मोन फाइनली किधर जाता है, टारगेट ऑर्गन के पास। और टारगेट ऑर्गन फिर उसका जो मेन हार्मोन है वो ये बनाता है। जैसे कि आपको समझ में नहीं आया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ ऐसे समझ सकते हो। देखो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन, ध्यान से सुनना, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड ट्रोपिक हार्मोन, थायराइड ट्रोपिन, सॉरी थायरोट्रोपिन या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। कौन बनाएगा ये, हाइपोथैलेमस। जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस इस मैसेज को पढ़कर एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है टीएसएच। इसको बोलते हैं हम थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। इसका टारगेट ऑर्गन ऑब्वियसली कौन होने वाला है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो ये जाएगा, ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बराबर किसके पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास, ठीक है, क्योंकि टीएसएच का टारगेट ऑर्गन थायराइड ग्लैंड है। जैसे ही टीएसएच थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड अब क्या रिलीज करने वाला है, उसका एक्चुअल हार्मोन, जो कौन है, T3 T4। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, दो ही हार्मोन बता रहा हूँ, T3 और T4, ठीक है। इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं थायरॉक्सिन। और इसके वजह से हमारे बॉडी में जो भी इफेक्ट होते हैं थायराइड के, वो सब दिखते हैं। तो आप देख सकते हो, पहले एक हार्मोन बनाया, हाइपोथैलेमस ने एक मैसेज दिया, क्या वो मैसेज किस फॉर्म में था, थायरोट्रोपिन या फिर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की मदद से, ठीक है। वो मैसेज किसके पास आया, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ने एक हार्मोन बनाया जिसका नाम है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड स्टिम्युलेटिंग, नाम ही देखो, थायराइड स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेट मतलब छेड़खानी करना, है ना। तो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड को स्टिम्युलेट करेगा ये। तो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन है, थायराइड ग्लैंड। जैसे ही थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, थायराइड हार्मोन क्या रिलीज करने वाला है, उसका एक्चुअल हार्मोन, दैट इज थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन दैट इज T3 एंड T4। और इस T3 और T4 की वजह से हमारे बॉडी में जो भी इफेक्ट है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना इसका काम है। हम बोलते हैं ना हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, किसकी वजह से, थायरॉक्सिन की वजह से। समझ में आया। अब होता क्या है, अब वो भी सुनो। अब क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में किसी तरह, ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा, किसी तरह से अगर बॉडी में T3 और T4 कम हो गए, T3 और T4 कम हो गए, देखो ये सारे हार्मोन्स हमारे ब्लड में होते हैं, सारे हार्मोन्स हमारे ब्लड में होते हैं। तो अगर ब्लड में T3 और T4 हार्मोन कम है, यानी थायरॉक्सिन अगर कम है, तो ब्लड तो हमारी बॉडी में सब जगह सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट होते किधर पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस उसको सेंस कर लेगा कि ब्लड में थायरॉक्सिन कम है, तुरंत ब्लड क्या करने वाला है, किसको सिक्रेट करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इसके पास जाएगा एंड फाइनली कौन बढ़ जाएगा, T3 एंड T4 बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसका रिवर्स प्रोसेस बताता है, अगर ब्लड में T3 और T4 ज्यादा हुए, मतलब थायरॉक्सिन ज्यादा है, तो ये घूम फिर के ब्लड किधर जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि अरे T3 या T4 बहुत ज्यादा है, तो वो किसको कम कर देगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को कम कर देगा। आप देख सकते हो, यहाँ पर जब ज्यादा होते हैं, जब ये हार्मोन ज्यादा थे, तो ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस उसका मेन हार्मोन इसको कम कर देता है। मतलब अगर ये हार्मोन ज्यादा है, थायराइड मैसेज, हाइपोथैलेमस उस क्या मैसेज भेजेगा कि इसको कम कर दो। हाइपोथैलेमस एक ऐसा हार्मोन, वो हार्मोन जो सीक्रेट करेगा वो क्या कर देगा, उसको कम। तो एक हार्मोन बढ़ रहा है जिसकी वजह से दूसरा हार्मोन कम हो रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्योंकि एक हार्मोन बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, अगर ये वाला कम हो जाता तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है, किसका काम है, हाइपोथैलेमस का।
सेम यही कॉन्सेप्ट किस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा तो बायोलॉजी के हिसाब से समझो उसको। इसका बेस्ट एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है। फीमेल में साइकिल होती है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फीमेल में साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारे इंडिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलेटेड कुछ चीजें भी होती है, जैसे अगर किसी फीमेल अगर फिलहाल मेंस्ट्रुअल फेज में है, अगर ब्लीडिंग फेज में है, तो उनके घर में ऐसा होता है कि वो लोग भगवान के पास नहीं जा सकते, या फिर कोई भी बहुत सारी चीजें होती है जो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो फीमेल क्या डिसाइड करती है कि अरे हाँ अभी ये कोई काम आने वाला है, एक ओकेशन आ रहा है, तो मुझे ना अभी फिलहाल ब्लीडिंग नहीं चाहिए या मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं चाहिए, तो फीमेल क्या करती है, बाहर से एक टेबलेट ले लेती है। ये टेबलेट करती क्या एक्चुअली, को पता है क्या होता है एक्चुअली? एक्चुअली हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन की वजह से, अब मैं वो पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वो हार्मोन का मेन टारगेट होता है ओवरी, और ओवरी क्या रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और उस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या इतना समझो कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये सब चीजें रिलेटेड है किससे, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से, ठीक है। अब होता किस वजह से है कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन फाइनली किधर जाता है, ओवरी के पास, और ओवरी के पास वो मैसेज जाता है, इसकी वजह से वो ब्लीडिंग का कंसेप्ट है। तो फीमेल क्या करते हैं, बाहर से दवाइयां ले लेते हैं। अब वो दवाइयां क्या करने वाली है, वो दवाइयां इंटरफियर करते हैं इस मैकेनिज्म के साथ। आपने अगर बाहर से ही दवाई ले लिए तो उसकी वजह से हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हाइपोथैलेमस को क्या लगेगा, कि हार्मोन तो ब्लड में ज्यादा है, अगर हार्मोन ज्यादा है तो हाइपोथैलेमस वो हार्मोन सीक्रेट करेगा ही नहीं, क्योंकि हाइपोथैलेमस को लगेगा कि अरे ब्लड में तो हार्मोन ज्यादा है जो फीमेल ने बाहर से खा रखा है दवाई के फॉर्म में, तो हाइपोथैलेमस जो उसका मेन हार्मोन है जो ब्लीडिंग के लिए होने वाला है उसको रिलीज ही नहीं करेगा। अगर रिलीज ही नहीं करेगा तो वो फेज आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया? इतना डिटेल में तो नहीं समझाया बट फिर भी समझाया मैंने, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये होता है, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये सब कुछ हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, सब कुछ हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, ठीक है। बट बाहर से हार्मोन लेना बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमारी बॉडी एक्चुअली कंफ्यूज हो जाती है, हाइपोथैलेमस कंफ्यूज हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जरूरत है तो लेना चाहिए, बट ओवर चीजें कुछ भी नहीं लेना चाहिए, वरना नॉर्मल मैकेनिज्म खराब हो सकता है बॉडी का। ओके, तो अभी तो फिलहाल इतना ही बताया, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।